गुड इवनिंग साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राठौड़ सर 2438 में। जैसा कि आपको पता है, आपको मैंने क्लास 10th का मॉडल पेपर 2026 सेक्शन ए कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें 36 क्वेश्चन है। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन और उसके आंसर लिखवा करके आपको तैयार करके दे दिया। आज जो हम कर रहे हैं वो है सेक्शन बी। जैसा कि आप सब जानते हैं भाई, सेक्शन बी के अंदर क्या है, कुल 10 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। अब आप अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसके अंदर आपको 4 से 5 पॉइंट याद है, तो आपको केवल 2 पॉइंट लिखने के नंबर मिलेंगे। ज्यादा आपकी इच्छा है लिखें या नहीं लिखें। 2 नंबर का है, इसका मतलब 1 पॉइंट का 1 नंबर होगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है गाइज। आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि अब की बार एनुअल एग्जाम बहुत जल्दी है, इसलिए मॉडल पेपर जितने भी आपके जानकार हैं, आपके साथी हैं, आपके रिलेटिव हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करो ताकि सभी बच्चों को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। अभी तक मार्केट में कोई मॉडल पेपर 2026 नहीं आया है, और अगर मॉडल पेपर आएगा तो उसके आंसर नहीं आएंगे, क्यों? बहुत पुराने टीचर, बहुत अनुभवी टीचर जो होते हैं वो ही इनके आंसर लिख सकते हैं, वरना आंसर नहीं मिलेंगे। और बिना आंसर के आप अगर क्वेश्चन को तैयार देख भी लेते हैं तो कोई मतलब नहीं है। आपको पूरी तरह से मॉडल पेपर को तैयार करना है। और लास्ट में मैं आपको बताया हुआ कि एक ऐसी ट्रिक आपको बताई जाएगी जो आपके कम से कम 10 नंबर का लाभ करवाएगी। तो साथियों, बने रहिए मेरे चैनल के साथ और आइए आज देखते हैं मॉडल पेपर 2026 क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस सेक्शन बी के क्वेश्चन। पहला, व्हाट चेंजेज वी हैव इन कॉन्स्टिट्यूशन इन बेल्जियम। ये पहला ही चैप्टर है पावर शेयरिंग पॉलिटिकल साइंस का। इसके अंदर ये कहा गया है कि भाई बेल्जियम के अंदर जो संविधान है उसमें हमने क्या क्या परिवर्तन देखे। तो हम इसमें 5 बड़े बड़े परिवर्तन देखते हैं, लेकिन यहां हमें केवल 2 परिवर्तन लिखने हैं। तो देखो, पहला हो गया, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। बेल्जियम सरकार ने सबसे बढ़िया काम यह किया कि जो केंद्र सरकार है, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच, जो केंद्र सरकार है उनमें दोनों ग्रुप, डच बोलने वाले भी और फ्रेंच बोलने वाले भी, बराबर बराबर संख्या होगी। अर्थात डच के अगर 20 आदमी है तो फिर फ्रेंच बोलने वाले भी 20 होंगे। बराबर संख्या होने के कारण किसी प्रकार का किसी का शोषण नहीं होगा। ये बहुत बढ़िया संविधान में इन्होंने परिवर्तन किया। यही कारण था कि श्रीलंका की बजाय बेल्जियम सरकार सफल रही। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स, अर्थात डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्री केंद्र में, सेंट्रल गवर्नमेंट में संख्या में बराबर होंगे। और दूसरा, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीन होना, अधीनस्थ होना, अधिकार में रहना। और यह भी कहा कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी राज्य सरकार जो है, जितनी भी राज्य सरकारें होगी वो केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं होगी। देखो, गवर्नमेंट आर नॉट सब ऑर्डिनेट, केंद्र के अधीन नहीं होंगी, बिल्कुल स्वतंत्र होगी। तो ये 2 विशेषताएं हमारे इस संविधान में थी। आइए क्वेश्चन नंबर 2, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल क्यों है भाई? इच्छा के अनुसार क्यों है? इसकी आवश्यकता क्यों है? देखिए, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल बिकॉज इट इज गुड टू हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, द्वंद्व, आपस में लड़ाई। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। एक तो ये क्या है कि जो 2 ग्रुप के बीच, 2 या 2 से अधिक ग्रुप के बीच में जो झगड़े होते हैं,
उनको निपटाने में सहायता करता है। और दूसरा ये कि ये एक अच्छी व्यवस्था है जिससे पॉलिटिकल ऑर्डर जो होते हैं वो स्टेबल रहते हैं, यानी स्थायी राजनीतिक आदेश जो है स्थायी रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर देखो, पावर शेयरिंग इज डिजरेबल बिकॉज इट इज गुड टू हेल्प रिड्यूस द पॉसिबिलिटी, यानी दो या दो से अधिक ग्रुप के बीच में होने वाले द्वंद्व, होने वाले झगड़े को कम से कम करने में सहायता करता है, तथा जो पॉलिटिकल ऑर्डर होते हैं वो स्टेबल होते हैं, यानी स्थिर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। संघवाद क्या है? देखिए, इट इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर सिस्टम, जिसके अंदर जो पावर होता है, जो ताकत यानी जो शक्ति होती है, वो केंद्र और देश की अन्य जितनी भी संवैधानिक यूनिट्स होती है, इकाइयां होती है, उनमें शक्ति का बंटवारा हो जाता है। अर्थात केंद्र और संविधान की जुड़ी हुई जितनी भी यूनिट्स है, देश के अंदर अन्य जो संस्थाएं हैं, उनमें पावर का डिवाइडेशन होता है। एग्जाम्पल इंडिया का दे सकते हो भाई। क्वेश्चन 4, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन पावर इन इंडिया? भारत के अंदर सत्ता का विकेंद्रीकरण से क्या अभिप्राय है? ये होता क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, यानी विकेंद्रीकरण क्या होता है? देखिए, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, जब केंद्र और राज्य सरकार से पावर छीन करके, यानी पावर लेकर के, ताकत या शक्ति को लेकर के, जब लोकल जो ग्रामीण क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं, लोकल गवर्नमेंट को जब हम दे देते हैं, तो उसे कहते हैं पावर का विकेंद्रीकरण करना। अर्थात केंद्र और राज्य के अलावा भी एक तीसरी शक्ति, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, उसको पावर देना। आइए, व्हाट इज फेमिनिस्ट? तो यहां नारीवाद क्या है? फेमिनिस्ट का अर्थ होता है नारीवाद। देखिए, ए वुमन और ए मैन हु बिलीव इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, अर्थात एक आदमी और एक महिला जब समान अधिकारों में और समान अवसरों में विश्वास करते हैं, उसी को हम फेमिनिस्ट कहते हैं। तो आज ये हमने देखा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 आपका आएगा, उसमें आपको अब अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वीमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज इन इंडिया। अर्थात महिलाओं को या महिलाओं के साथ भेदभाव भारत के अंदर या फिर डिसएडवांटेज किस कारण से किया जाता है, वो अंतर क्या है? तो देखिए, वीमेन आर गिवन लेस सैलरी देन मैन। भारत के अंदर महिलाएं जो है, उनको पुरुष की तुलना में कम वेतन देकर के, और यह स्पष्ट होता है कि भाई यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी भेदभाव होता है। देखिए, यहाँ मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वीमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड मतलब भेदभाव। तो आपको दो ऐसे कारक बताने हैं या एग्जाम्पल बताने हैं जिसके कारण ये स्पष्ट हो जाए कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। तो पहला आप बता दिया, वीमेन आर गिवन लेस सैलरी देन मैन, पुरुष की तुलना में महिलाओं को कम वेतन मिलता है प्राइवेट काम में, सरकारी में नहीं भाई। और लिटरेसी रेशियो ऑफ वीमेन इज लेस देन मैन। दूसरा सबसे बड़ी जो भेदभाव का जो आधार है, बेस है, वो क्या है? महिलाओं में कम साक्षरता का होना। पुरुष की तुलना में महिलाएं कम साक्षर है भारत में। आगे क्वेश्चन 7 कहता है, मेंशन एनी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक इंडिया ए सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट बनाने का हम कैसे कह सकते हैं कि भारत एक सेक्युलर है? अर्थात
यहाँ सभी धर्मों के लोग रह सकते हैं, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष है। देखिए, एवरी इज फ्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजन इन इंडिया। एवरी एवरी पर्सन या एवरी मैन, एवरी विमन, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो किसी भी धर्म को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। वो किसी भी धर्म को मान सकता है। दूसरा, द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन एज लॉन्ग एज द बिलीफ आर कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर संविधान के अनुरूप कोई धर्म को लेकर के प्रचार प्रसार कर रहा है, अपना रहा है शांति से, तो राज्य जो है या गवर्नमेंट जो है वो कोई इंटरफेयर नहीं करती, हस्तक्षेप नहीं करती। अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य के अनुसार सभी धर्म समान है। गवर्नमेंट या सरकार जो है किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेती। तो ये आपका देखना था आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। यानी राजनीतिक पार्टियां जो है उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं आती है। देखो, द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, और दूसरा मनी एंड मसल पावर्स। अर्थात हम देखते हैं कि भी पार्टियों के अंदर क्या है कि लोकतंत्र जो होता है ना, इंटरनल लोकतंत्र कम पाया जाता है। दूसरा कि पार्टियों में पैसों का बोलबाला है, मसल्स पावर यानी संगठन में शक्ति वाली बात है। तो ये इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सजेस्ट सम रिफॉर्म द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेथन पार्टीज सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। यानी कोई ऐसे सुझाव दीजिए जिससे कि पार्टियों में सुधार हो और वे अपना काम बड़ी मजबूती के साथ कर सके। तो देखिए, पहला ये सुझाव है, 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द पार्टी शुड बी गिवन टू वीमेन कैंडिडेट्स। प्रत्येक पार्टियों में 1/3, 1/3 का मतलब है लगभग 33% जो है महिलाओं को पार्टी के अंदर रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, यानी महिलाओं को चांस देना चाहिए। और दूसरा, A law should be made regulate the internal affairs of political parties। यानी ऐसा कानून बनाना चाहिए कि लोग जो है पार्टी से जुड़ के रहे, इंटरनल जो उनकी इच्छाएं हैं वो भी उससे जुड़े, यानी मन से जुड़े पार्टी से, ऐसा नहीं हो। तो इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कि पार्टी के अंदर जितने भी काम होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति जो मेंबर होता है पार्टी का वो अच्छी प्रकार से करे। What are the difference between democracy और dictatorship in decision making process। एक तो लोकतंत्र में और तानाशाह डिक्टेटरशिप में, दोनों में भाई कोई भी कानून बनाने को लेकर के और क्या अंतर है। तो देखो, डेमोक्रेसी में तो डिसीजन जो निर्णय लिए जाते हैं वो मंत्रियों के साथ कंसल्टेशन किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। कोई भी अगर कानून, कोई भी नियम बनाया जाता है तो उस पर बहस होती है और फिर जाकर के निस्तारण होता है, आखिरी निर्णय लिया जाता है। अर्थात लोकतंत्र में, इन डेमोक्रेसी, जो जितने भी सरकार में मंत्री होते हैं वो लोग आपस में बैठ करके विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद नियम या कानून तय होता है। जबकि डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जो डिक्टेटर होता है बस उसी के हाथ में है कानून और नियम बनाना, वो जैसा चाहता है वैसा बनता है। तो आज हमने देखा क्लास 10th का मॉडल पेपर 2026 न्यू सिलेबस पर आधारित पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन बी। इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। इसलिए स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ जुड़े रहें और लगातार आप इसका फायदा उठाएं। समय का अभाव है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको लगभग सभी सब्जेक्टों का जो मॉडल पेपर है वो दे दिया जाए। बहुत जल्दी अब आपके लिए मैं इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर के आने वाला हूँ। इंग्लिश का मॉडल पेपर भी, जिसमें सेक्शन ए के अंदर तो 2 पैसेज आते हैं, तो हमें पैसेज को कैसे सॉल्व करना है इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा।
एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा उस ट्रिक से। और उसके बाद बी सेक्शन जो है पूरा का पूरा आपको ट्रिक्स समझाई जाएगी कि एप्लीकेशन आ गया तो किन किन चीज़ों को हमें चेंज करना है, लेटर आ गया तो हमें किस प्रकार से हेडिंग देनी है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही सरल भाषा में अच्छी प्रकार से समझाऊंगा और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जितना इसको सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा। लाइक भी करो, फॉलो भी करो और न केवल यूट्यूब पर आप देख के, मेरा फेसबुक के ऊपर भी ये चैनल चलता है। जहां भी आपको मेरा चैनल दिखाई दे उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि राजस्थान के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सके। तो बहुत ही जल्द आपको, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं जब भी लाइव आता हूँ, क्योंकि देखो स्कूलें लग चुकी है इसलिए लाइव में मेरे को टाइम लगता है, इतना मुझे समय नहीं मिलता। मॉडल पेपर को भी तैयार करना पड़ता है, फिर लाइव आने में भी मेरे को क्लास में पढ़ाना पड़ता है। तो इस प्रकार से समय का अभाव है। तो आप लोग जो है जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपके पास, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन आ जाता है और आप तुरंत देखना शुरू कर दें। ज़्यादा लंबा मैं लाइव नहीं आ सकूँगा क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल लेकर आके आऊँगा मैं क्लास 10th मॉडल पेपर एसएसटी पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें सी सेक्शन होगा और सी सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कल का इंतज़ार रहेगा और जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको अच्छी तरह पढ़ें। अगर कोई आपको मीनिंग हार्ड लगता है या आंसर कठिन लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसका आंसर दोबारा आपको बता सकूं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।